आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए गबन का 5वां भाग लेकर आई हूँ। इसमें अब तक की कहानी में हमने जाना कि रमा पैसों का जुगाड़ तो कैसे तैसे करके भी अपनी पत्नी के लिए गहने बनवा देता है, लेकिन वो उसे इस बात की भनक नहीं लगने देता कि वो जो गहने उसके लिए बनवाए गए हैं उसका उसने अभी तक कुछ भी नहीं चुकाया है। उसकी पत्नी सोचती है कि वो पैसे कमा रहा है और उन गहनों के पैसे धीरे धीरे करके चुका रहा होगा, और इसी गलतफहमी की वजह से उसकी पत्नी नए गहने और ले लेती है और वो उसे मना तक नहीं करता है। इसी बीच उसकी पत्नी की जो सहेली थी रतन, उसने भी उसे पैसे दिए अपने लिए कंगन बनवाने के लिए। उसने रतन के पैसे सुनार को दे दिए ये बोल के कि मुझे कंगन बना देना, और सुनार ने उसके जो पिछला बकाया था उसके साथ उसको एडजस्ट कर लिया। ये कहानी बेहद ही रोचक रूप तब ले लेती है जब रमा इधर उधर से पैसों का बंदोबस्त करते हुए कभी इधर से कभी उधर से पैसे इकट्ठे करता है और एक दिन अपने दफ्तर से ही पैसे चुरा लेता है। अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा था। तो चलिए देखते हैं कि वो इस मुसीबत से कैसे निजात पाता है। आज हम इसका 5वां भाग पढ़ेंगे। आशा करती हूँ अन्य भागों की तरह ये भी आपको पसंद आएगा। अगर ये 5वां भाग भी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों और जानकारों में जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस भाग की शुरुआत करते हैं। रमा शाम को दफ्तर से चलने लगा तो रमेश बाबू दौड़े हुए आए और कल रुपए लाने की ताकीद की। रमा मन में झुंझला उठा, आप बड़े ईमानदार की दुम बने हैं, ढोंगी कहीं का। अगर अपनी ज़रूरत आ पड़े तो दूसरों के तलवे सहलाते गिरेंगे, पर मेरा काम है तो आप आदर्शवादी बन बैठे हैं। ये सब दिखाने के दांत हैं, मरते समय इनके प्राण भी जल्दी नहीं निकलेंगे। कुछ दूर चलकर उसने सोचा, एक बार ज़रा फिर रतन के पास चलूं, और ऐसा कोई भी तो नहीं था जिससे रुपए मिलने की आशा होती। वो जब रतन के बंगले पर पहुंचा तो वो अपने बगीचे में गोल चबूतरे पर बैठी हुई थी। उसके पास ही एक गुजराती जौहरी बैठा संदूक से सुंदर सुंदर आभूषण निकाल निकाल कर उसे दिखा रहा था। रमा को देखकर वो बहुत खुश हुई। आइए बाबू साहब, देखिए तो सेठ जी कैसी अच्छी अच्छी चीज़ें लाए हैं। देखिए हार कितना सुंदर है, इसके दाम 1200 रुपये बताते हैं। रमा ने हार को हाथ में लेकर देखा और कहा, हाँ चीज़ तो अच्छी मालूम होती है। रतन, दाम बहुत कहते हैं पर। जौहरी, बाई जी ऐसा हार अगर कोई 2000 में ला दे तो जुर्माना कहिए, 1200 मेरी लागत बैठ गई है। रमा ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा ना कहिए सेठ जी, जुर्माना देना पड़ जाएगा। जौहरी, बाबू साहब हार तो 100 रुपये में भी आ जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि चमक दमक में इससे भी बढ़कर, मगर परखना चाहिए। मैंने खुद ही आपसे मोल तोल की बात नहीं की, मोल तोल अनाड़ियों से किया जाता है, अब आपसे क्या मोल तोल करना। हम लोग निरे रोजगारी नहीं बाबू साहब, आदमी का मिजाज देखते हैं। श्रीमती जी ने क्या अमीराना मिजाज दिखाया है कि वाह। रतन ने हार को लुब्ध नज़रों से देखकर कहा, कुछ तो कम कीजिए सेठ जी, आपने तो जैसे कसम ही खा ली है। जौहरी, कमी का नाम ना लीजिए हुजूर, ये चीज़ आपकी भेंट है। रतन, अच्छा अब एक बात बतला दीजिए, कम से कम इसका क्या लेंगे। जौहरी ने कुछ शुभ होकर कहा, 1200 रुपये और 12 कौड़ियाँ होंगी हुजूर। आपसे कसम खाकर कहता हूँ, इसी शहर में 1500 का बेचूंगा और आपसे कह जाऊंगा कि किसने लिया है। ये कहते हुए जौहरी ने हार को रखने का केस निकाला। रतन को विश्वास हो गया कि ये कुछ दाम कम नहीं करेगा। बालकों की भांति अधीर होकर बोली, आप तो इसे ऐसा समेट लेते हैं कि हार को नज़र लग जाएगी। जौहरी, क्या करूं हुजूर, जब ऐसे दरबार में चीज़ की कदर नहीं होती तो दुख तो होता ही है। रतन ने कमरे में जाकर रमा को बुलाया और बोली, आप समझते हैं ये कुछ और उतारेगा। रमानाथ, भाई मेरी समझ में तो चीज़ 1000 से ज़्यादा की नहीं है। रतन, होगा, मेरे पास तो 600 रुपये हैं, आप 400 रुपये का प्रबंध कर दें तो मैं ले लूँ। ये इसी गाड़ी से काशी जा रहा है, उधार नहीं मानेगा। वकील साहब किसी जलसे में गए हैं, 9-10 बजे के पहले नहीं लौटेंगे, मैं आपको कल रुपए लौटा दूंगी। रमा ने बड़े संकोच के साथ कहा, विश्वास मानिए मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ, मैं तो आपसे रुपए मांगने आया था,
मुझे बड़ी सख्त ज़रूरत है। वो रुपए मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए कोई अच्छा सा हार यहीं से ला दूँगा। मुझे विश्वास है ऐसा हार 700-800 में मिल जाएगा। रतन, चलिए, मैं आपकी बातों में नहीं आती। 6 महीने में एक कंगन तो बनवा नहीं सके, अब आप हार क्या लाएंगे? मैं यहाँ कई दुकानें देख चुकी हूँ, ऐसी चीज़ शायद ही कहीं निकले, और निकले भी तो इसके ड्योढ़े दाम देने पड़ेंगे। रमानाथ, तो इसे कल क्यों ना बुलाइए, इसे सौदा बेचने की गरज होगी तो आप ठहरेगा। रतन, अच्छा कहिए, देखिए क्या कहता है। दोनों कमरे के बाहर निकले। रमा ने जौहरी से कहा कि तुम कल 8 बजे क्यों नहीं आते? जौहरी, नहीं हुजूर, कल काशी में 2-4 बड़े रईसों से मिलना है, आज के न जाने से बड़ी हानि हो जाएगी। रतन, मेरे पास इस वक्त बस 600 रुपये हैं, आप हार दे जाइए, बाकी के रुपए काशी से लौट कर ले जाइएगा। जौहरी, रुपए का तो कोई हर्ज न था, महीने 2 महीने में ले लेता, लेकिन हम परदेसी लोगों का क्या ठिकाना, आज यहाँ है कल वहाँ है, कौन जाने फिर कब आना हो। आप इस वक्त 1000 दे दें, 200 फिर दे दीजिएगा। रमानाथ, तो सौदा नहीं होगा? जौहरी, इसका अख्तियार आपको है, मगर इतना कहे देता हूँ कि ऐसा माल फिर नहीं पाइएगा। रमानाथ, रुपए होंगे तो माल बहुत मिल जाएगा। जौहरी, अजी साहब, कभी कभी दाम रहने पर भी अच्छा माल नहीं मिलता। ये कहकर जौहरी ने फिर हार को केस में रखा और इस तरह संदूक समेटने लगा मानो वो एक क्षण भी नहीं रुकेगा। रतन का रोया रोया कांप पड़ा, मानो कोई कैदी अपनी किस्मत का फैसला सुनने को खड़ा हो। उसके हृदय की सारी ममता, ममता का सारा अनुराग, अनुराग की सारी अधीरता, उत्कंठा और चेष्टा उसी हार पर केंद्रित हो रही थी। मानो उसके प्राण उसी हार के दानों में जा छिपे थे, मानो उसके जन्म जन्मांतर की संचित अभिलाषा उसी हार पर मंडरा रही थी। जौहरी को संदूक बंद करते देखकर वो जलविहीन मछली की भांति तड़पने लगी। कभी वो संदूक खोलती, कभी वो दरवाज़ा खोलती, पर रुपए कहीं नहीं मिलते। सहसा मोटर की आवाज़ सुनकर रतन ने फाटक की ओर देखा। वकील साहब चले आ रहे थे। वकील साहब ने मोटर बरामदे के सामने रोक दी और चबूतरे की तरफ चले। रतन ने चबूतरे के नीचे उतरकर कहा, आप तो 9 बजे आने को कह के गए थे। वकील, हाँ, वहाँ काम ही पूरा नहीं हुआ, अब बैठकर क्या करता। कोई दिल से तो काम करना नहीं चाहता, सब मुफ्त में नाम कमाना चाहते हैं। ये क्या कोई जौहरी है क्या? जौहरी ने उठकर सलाम किया। वकील साहब रतन से बोले, क्यों, तुमने कोई चीज़ पसंद की है क्या? रतन, हाँ, एक हार पसंद किया है, 1200 रुपये मांगते हैं लेकिन। वकील, बस, और कोई चीज़ पसंद करो, तुम्हारे पास सिर की कोई अच्छी चीज़ नहीं है। रतन, इस वक्त तो मैं बस ये हार लूँगी, आजकल सिर की चीज़ें कौन पहनता है। वकील, लेकर रख लो, पास रहेगी तो कभी पहन भी लोगी, नहीं तो कभी दूसरों को पहने देख लिया तो कहोगी कि मेरे पास होता तो मैं भी पहनती। वकील साहब को रतन से पति का सा प्रेम नहीं, पिता का सा स्नेह था। जैसे कोई स्नेही पिता मेले में लड़कों से पूछ पूछ कर खिलौने लेता है, वो भी रतन से पूछ पूछ कर खिलौने लेते थे। उसके कहने भर की देर थी। उनके पास उसे प्रसन्न करने के लिए धन के सिवाय अब और चीज़ ही क्या थी। उन्हें अपने जीवन में एक आधार की ज़रूरत थी, सदेह आधार की, जिसके सहारे वो इस जीर्ण दशा में भी जीवन संग्राम में खड़े रह सकें। जैसे किसी उपासक को प्रतिमा की ज़रूरत होती है, बिना प्रतिमा के वो किस पर फल चढ़ाएगा, किसे गंगा जल से नहलाएगा, किसे स्वादिष्ट चीज़ों का भोग लगाएगा। इसी भांति वकील साहब को भी पत्नी की ज़रूरत थी। रतन उनके लिए सदैह कल्पना मात्र थी, जिससे उनकी आत्मिक पिपासा शांत होती थी। कदाचित रतन के बिना उनका जीवन उतना ही सूना होता जितना आंखों के बिना मुख। रतन ने केस में से हार निकालकर वकील साहब को दिखाया और बोली, इसके 1200 रुपये मांगते हैं। वकील साहब की निगाह में रुपए का मूल्य अनंतदायिनी शक्ति थी। अगर हार रतन को पसंद है तो उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि इसके क्या दाम देने पड़ेंगे। उन्होंने चेक निकालकर जौहरी की तरफ देखा और पूछा, सच सच बोलो, कितना लिखूं? जौहरी ने हार को उलट पलट कर देखा और हिचकते हुए बोला, 1150 कर दीजिए। वकील साहब ने चेक लिखकर उसको दिया और वो सलाम करके चलता हुआ। रतन का मुख इस समय वसंत की प्राकृतिक शोभा की भांति विकसित था। ऐसा गर्व, ऐसा उल्लास उसके मुख पर कभी नहीं दिखाई दिया था, मानो उसे संसार की संपत्ति मिल गई है। हार को गले में लटकाए वो अंदर चली गई।
वकील साहब के आचार विचार में नई और पुरानी प्रथाओं का विचित्र मेल था। भोजन वो अभी तक किसी ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते थे। आज रतन उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने गई। अपनी कृतज्ञता को वो और कैसे जाहिर करे। रमा कुछ देर तक तो बैठा वकील साहब का यूरोप गौरव गान सुनता रहा। अंत में निराश होकर वो चला गया। अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी, जीवन से निराश, चिंताग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो तो उस युवक को देखे जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने जा रहा है। इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आए तो वो दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा और उसके विष को सुधा की तरह पी जाएगा। उसकी रक्षा सुधा से नहीं, अब विष ही से हो सकती है। मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती है। लेकिन क्या मौत उसे बदनामी से भी बचा सकती है? सवेरा होते ही ये बात घर घर फैल जाएगी। सरकारी रुपया खा गया और जब पकड़ा गया तब आत्महत्या कर ली। हल में कलंक लगाकर मरने के बाद भी अपनी हंसी करा के चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या है? अगर वो इस समय जाकर जालपा से सारी स्थिति कह सुनाए तो वो उसके साथ अवश्य सहानुभूति दिखाएगी। जालपा को चाहे कितना ही दुख हो, पर अपने गहने निकाल कर देने में वो एक क्षण का भी विलंब नहीं करेगी। गहनों को गिरवी रखकर वो सरकारी रुपए अदा कर सकता है। उसे अपना पर्दा खोलना पड़ेगा, इसके सिवाय अब और कोई उपाय नहीं है। मन में ये निश्चय करके रमा घर की ओर चला, पर उसकी चाल में वो तेजी न थी जो मानसिक स्फूर्ति का लक्षण है। लेकिन घर पहुंचकर उसने सोचा, जब यही करना है तो जल्दी क्या है, जब चाहूँगा तब मांग लूँगा। कुछ देर गपशप करता रहा, फिर खाना खाकर लेट गया। सहसा उसके जी में आया कि क्यों न चुपके से कोई चीज़ उठा ले जाऊं। कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा ही किया भी तो था। उसी उपाय से क्या वो प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता? अपनी ज़बान से तो शायद वो कभी अपनी विपत्ति का हाल न कह सकेगा। इसी प्रकार आगा पीछा में पड़े हुए सवेरा हो जाएगा और तब उसे कुछ कहने का अवसर भी न मिलेगा। मगर उसे फिर शंका हुई, कहीं जालपा की आंख खुल गई, फिर तो उसके लिए त्रिवेणी के सिवाय और कोई स्थान नहीं रह जाएगा। जो कुछ भी हो, एक बार तो ये उद्योग करना ही पड़ेगा। उसने धीरे से जालपा का हाथ अपनी छाती पर से हटाया और नीचे उतरकर खड़ा हो गया। उसे ऐसा ख्याल हुआ कि जालपा हाथ हटाते ही चौंकी और फिर मालूम हुआ कि ये भ्रम मात्र था। उसे अब जालपा के सलूके की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालना था। देर करने का अवसर तो था नहीं। नींद में भी निश्चेतना अपना काम करती रहती है। बालक कितना ही गाफिल सोया हो, माता के चारपाई से उठते ही जाग पड़ता है। लेकिन जब चाबी निकालने के लिए झुका तो उसे जान पड़ा कि जालपा मुस्कुरा रही है। उसने झट से हाथ खींच लिया और लैंप के क्षीण प्रकाश में जालपा के मुख की ओर देखा, जो कोई सुखद स्वप्न देख रही थी। उसकी स्वप्न सुख विलसित छवि देखकर उसका मन कातर हो उठा। हाँ, इस सरला के साथ मैंने ऐसा विश्वासघात किया जिसके लिए मैं अपने प्राणों को भेंट कर सकता हूं। उसी के साथ ये कपट। हाँ, इस सरला के साथ मैं ऐसा विश्वासघात करूं जिसके लिए मैं अपने प्राणों को भेंट कर सकता हूं, उसी के साथ ये कपट करूं। जालपा का निष्कपट स्नेहपूर्ण हृदय मानो उसके मुखमंडल पर अंकित हो रहा था। आह, जिस समय इसे ज्ञात होगा कि इसके गहने फिर से चोरी हो गए तो इसकी क्या दशा होगी। पछाड़ खाएगी, सिर के बल नाचेगी। वो किन आँखों से उसका ये कलेश देखेगा। उसने सोचा, मैंने इसे आराम ही कौन सा पहुंचाया है। किसी दूसरे से विवाह होता तो अब तक वो रत्नों से लग जाती। दुर्भाग्यवश इस घर में आई जहाँ कोई सुख नहीं, उल्टे और रोना पड़ा है। रमा फिर चारपाई पर लेट गया। उसी वक्त जालपा की आंखें खुल गईं। उसके मुख की ओर देखकर बोली, तुम कहाँ गए थे? मैं अच्छा सपना देख रही थी। बड़ा बाग है और हम तुम दोनों उसमें टहल रहे हैं। इतने में तुम न जाने कहाँ चले जाते हो। एक और साधु आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल देवताओं का सा उसका स्वरूप है। वो मुझसे कहता है, बेटी, मैं तुझे वर देने आया हूँ, मांग तू क्या मांगती है। मैं तुम्हें इधर उधर खोज रही हूँ कि तुमसे पूछूं कि क्या मांगूं, और तुम कहीं दिखाई नहीं देते। मैं सारा बाग छान के आ गई, पेड़ों पर झांक कर देखा, तुम न जाने कहाँ चले गए, और बस इतने में ही नींद खुल गई। वरदान तो मैं मांग ही नहीं पाई। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वरदान मांगती तुम? मांगती जो जी में आता। तुम्हें क्यों बता दूं? नहीं नहीं, बताओ तो, शायद तुम बहुत सा धन मांगती।
धन को तुम बहुत बड़ी चीज़ समझते होगे, मैं तो कुछ नहीं समझती। हाँ हाँ, मैं तो समझता ही हूँ। निर्धन रहकर जीना मरने से भी बदतर है। मैं अगर किसी देवता को पकड़ पाऊँ तो बिना काफ़ी रुपए लिए न मानूँ। मैं सोने की दीवार नहीं खड़ी करना चाहता, ना रॉकफेलर और कार्नेगी बनने की मेरी इच्छा है। मैं केवल इतना सा धन चाहता हूँ कि ज़रूरत की मामूली चीज़ों के लिए कभी तरसना ना पड़े। बस कोई देवता मुझे 5 लाख दे दे, मैं तो फिर उससे कुछ नहीं मांगूंगा। हमारे ही गरीब मुल्क में ऐसे कितने ही रईस, सेठ, ताल्लुकदार हैं जो 5 लाख एक साल में खर्च करते हैं, बल्कि कितनों ही का तो माहवार खर्चा 5 लाख होगा। मैं तो इसमें 7 जीवन काटने को तैयार हूँ, मगर मुझे कोई इतना भी नहीं देता। तुम क्या मांगती? अच्छे अच्छे गहने। जालपा ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, क्यों चिढ़ाते हो मुझे? क्या मैं गहनों पर और स्त्रियों से ज़्यादा जान देती हूँ? मैंने तो तुमसे कभी आग्रह नहीं किया। तुम्हें ज़रूरत हो आज इन्हें उठा ले जाओ, मैं खुशी से दे दूंगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर बतलाती क्यों नहीं? जालपा, मैं यही मांगती कि मेरा स्वामी सदा मुझसे प्रेम करता रहे, उनका मन कभी मुझसे न फिरे। रमा ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें इसकी भी शंका है? तुम देवता भी होते तो शंका तो होती ही, तुम तो आदमी हो। मुझे तो ऐसी कोई स्त्री न मिली जिसने अपने पति की निष्ठुरता का दुखड़ा नहीं रोया हो। 1-2 साल तो वो खूब प्रेम करते हैं, फिर न जाने उन्हें क्यों अपनी स्त्री में अरुचि सी हो जाती है, मन चंचल होने लगता है। औरत के लिए इससे बड़ी विपत्ति नहीं। उस विपत्ति से बचने के सिवाय मैं और क्या वरदान मांगती। ये कहते हुए जालपा ने पति के गले में बाहें डाल दी और प्रणय संचित नज़रों से देखती हुई बोली, सच बताना, तुम अब भी मुझे वैसे ही चाहते हो जैसे पहले चाहते थे? देखो, सच कहना, बोलो ना। रमा ने जालपा के गले से चिमटकर कहा, उससे कहीं अधिक, लाख गुना। जालपा ने हंसकर कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ, 16 आना झूठ। रमानाथ, ये तुम्हारी ज़बरदस्ती है, आखिर ऐसा तुम्हें कैसे जान पड़ा? जालपा, आंखों से देखती हूँ, और कैसे जान पड़ा? तुमने मेरे पास बैठने की कसम खा ली है। जब देखो तुम गुमसुम रहते हो। मुझसे प्रेम होता तो मुझ पर विश्वास भी तो होता। बिना विश्वास के प्रेम हो ही कैसे सकता है? जिससे तुम अपनी बुरी से बुरी बात नहीं कह सको, उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, उसके साथ विहार कर सकते हो, विलास कर सकते हो, उसी तरह जैसे कोई वैश्या के पास जाता है। वैश्या के पास लोग आनंद उठाने ही तो जाते हैं, कोई उससे मन की बात कहने थोड़ी जाता है। तुम्हारी भी वही दशा है। बोलो, है या नहीं? अब आंखें क्यों छिपाते हो? क्या मैं देखती नहीं तुम बाहर से कुछ घबराए हुए से आते हो? बातें करते समय देखती हूँ तुम्हारा मन किसी और तरफ रहता है। भोजन में भी देखती हूँ कि तुम्हें कोई आनंद ही नहीं आता। दाल गाढ़ी है या पतली, शाक कम है या ज़्यादा, चावल में कणी है या पक गए हैं, इस तरफ तो तुम्हारी निगाह ही नहीं जाती। बेगार की तरह भोजन करते हो और जल्दी से भागते हो कि मैं ये सब क्यों नहीं देखती, मुझे देखना नहीं चाहिए। मैं विलासिनी हूँ, इसी रूप में तो तुम मुझे देखते हो। मेरा काम है विहार करना, विलास करना, आनंद करना। मुझे तुम्हारी चिंताओं से मतलब, मगर ईश्वर ने वैसा हृदय नहीं दिया। क्या करूं? मैं समझती हूं जब मुझे जीवन की व्यतीत करना है, जब मैं केवल तुम्हारे मनोरंजन की ही वस्तु हूं, तो क्यों अपनी जान विपत्ति में डालूं? जालपा ने रमा को कभी भी दिल खोलकर ये सब बातें नहीं की थी। वो इतनी विचारशील है, उसे अनुमान ही नहीं था। वो उसे वास्तव में रमणी ही समझता था। अन्य पुरुषों की भांति वो भी पत्नी को इसी रूप में देखता था। वो उसके यौवन पर मुग्ध था। उसकी आत्मा का स्वरूप देखने की उसे कभी चेष्टा ही न की। शायद वो समझता था कि इसमें आत्मा है ही नहीं। अगर वो रूप लावण्य की राशि नहीं होती तो कदाचित वो उससे बोलना भी पसंद न करता। उसका सारा आकर्षण, उसकी सारी आसक्ति केवल उसके रूप पर ही थी। वो समझता था जालपा इसी में प्रसन्न है। अपनी चिंताओं के बोझ से वो उसे दबाना नहीं चाहता था, पर आज उसे ज्ञात हुआ कि जालपा उतनी ही चिंतनशील है जितना वो खुद था। इस वक्त उसे अपनी मनोव्यथा कह डालने का बहुत अच्छा अवसर मिला था, पर हाय रे संकोच, उसने फिर उसकी ज़बान बंद कर दी। जो बातें वो इतने दिनों तक छिपाए रहा, वो अब कैसे कहे? क्या ऐसा करना जालपा के आरोपित अपेक्षों को स्वीकार करना होगा? हाँ, उसकी आंखों से आज भ्रम का पर्दा उठ गया। उसे ज्ञात हुआ कि विलास पर प्रेम का निर्माण करने की चेष्टा करना उसका अज्ञान था। रमा इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सा सो गया था।
उस समय आधी रात से ऊपर गुजर गई थी। सोया तो इसी सबब से था कि बहुत सवेरे उठ जाऊंगा, पर उसकी नींद ही नहीं खुली। कमरे में धूप की किरणें आ आकर उसे जगा रही थीं। वो चटपट उठा और बिना मुंह हाथ धोए कपड़े पहनकर जाने को तैयार हो गया। वो रमेश बाबू के पास जाना चाहता था। अब उनसे ये कथा कहनी पड़ेगी। स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने पर वो कुछ न कुछ सहायता करने पर तैयार हो ही जाएंगे। जालपा उस समय भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। रमा को इस भांति जाते देखकर प्रश्नसूचक नजरों से देखा। रमा के चेहरे पर चिंता, भय, चंचलता और हिंसा मानो बैठी घूर रही थी। एक क्षण के लिए वो बेसुध सी हो गई। एक हाथ में छुरी और दूसरे में करेला लिए हुए वो द्वार की ओर ताकती रही। ये बात क्या है, उसे कुछ बताते क्यों नहीं? वो और कुछ न कर सके, हमदर्दी तो कर ही सकती है। उसके जी में आया कि पुकार कर पूछूं कि क्या बात है। उठकर द्वार तक आई भी, पर रमा सड़क पर दूर निकल गया था। उसने देखा कि वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, जैसे सनक गया हो। न दाहिनी ओर ताकता है न बाहिनी ओर, केवल सिर झुकाए पथिकों से टकराता, पैर गाड़ियों की परवाह न करता हुआ भागा चला जा रहा था। आखिर वो लौटकर फिर तरकारी काटने लगी, पर उसका मन उसी ओर लगा हुआ था। क्या बात है, ये क्यों मुझसे इतना छुपाते हैं? रमा रमेश के घर पहुंचा तो 8 बज गए थे। बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या कर रहे थे। इन्हें देखकर इशारे से बैठने के लिए कहा। कोई आधा घंटे में संध्या समाप्त हुई तो बोले, क्या अभी मुंह हाथ भी नहीं धोया? यही लीचड़पन मुझे नापसंद है। तुम और कुछ करो या ना करो, बदन की सफाई तो करते रहा करो। क्या हुआ, रुपयों का कुछ प्रबंध हुआ? रमानाथ, इसी फिक्र में तो आपके पास आया हूं। रमेश, तुम भी अजीब आदमी हो। अपने बाप से कहते हुए तुम्हें शर्म आती है। यही न होगा तुम्हें ताने देंगे, लेकिन इस संकट से तो छूट जाओगे। उनसे सारी बातें साफ साफ कह दो। ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती हैं, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं तो मैं चलकर कह दूं। रमानाथ, उनसे कहना होता तो अब तक कभी का कह चुका होता। क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते? रमेश, कर क्यों नहीं सकता, पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। तुम जो बात मुझसे कह सकते हो, क्या उनसे नहीं कह सकते? मेरी सलाह मानो, उनसे जाकर कह दो। अगर वो रुपए नहीं देंगे तब मेरे पास आना। रमा को अब और कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। लोग इतनी घनिष्ठता होने पर भी इतने कठोर हो सकते हैं। वो यहाँ से उठा, पर उसे कुछ सुझाई नहीं देता था। चौवैया में आकाश से फिरते हुए जल बिंदुओं की जो दशा होती है, वही इस समय रमा की हो रही थी। 10 कदम तेजी से आगे चलता तो फिर कुछ सोचकर रुक जाता और 10-5 कदम पीछे लौट आता। कभी इस गली में घुस जाता, कभी उस गली में। सहसा उसे एक बात सूझी, क्यों न जालपा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी कठिनाइयां कह सुनाऊं। मुंह से तो वो कुछ कह नहीं सकता था, पर कलम से लिखने में उसे कोई मुश्किल मालूम नहीं होती थी। पत्र लिखकर जालपा को दे दूंगा और बाहर के कमरे में आ बैठूंगा। इससे सरल और क्या हो सकता है। वो भागता हुआ सा घर आया और तुरंत पत्र लिखा। प्रिय, क्या कहूँ, किस विपत्ति में फंसा हुआ हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपये का प्रबंध नहीं हुआ तो हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की, किसी से उधार ले लूँ, किंतु कहीं नहीं मिल सके। अगर तुम अपने 2-1 जेवर दे दो तो मैं गिरवी रखकर काम चला लूँ। जो ही रुपए हाथ आ जाएंगे मैं छुड़ा दूंगा। अगर मजबूरी नहीं आ पड़ती तो तुम्हें कष्ट न देता। ईश्वर के लिए रुष्ट मत होना, मैं बहुत जल्दी छुड़ा लूँगा। अभी ये पत्र समाप्त न हुआ था कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए और बोले, कहा उनसे तुमने? रमा ने सिर झुकाकर कहा, अभी तो मौका नहीं मिला। रमेश, तो क्या 2-4 दिन में मौका मिलेगा? मैं डरता हूं कि कहीं आज भी तुम्हें यूं ही खाली हाथ न चले जाओ, नहीं तो गजब ही हो जाएगा। रमानाथ, जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या चिंता है। रमेश, आज मौका मिले तो जरा रतन के पास चले जाना। उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन मालूम होता है कि तुम भूल गए। रमानाथ, भूल तो नहीं गया, लेकिन उनसे कहते शर्म आती है। रमेश, अपने बाप से कहते भी शर्म आती है? अगर अपने लोगों में ये संकोच न होता तो आज हमारी ये दशा क्यों होती। रमेश बाबू चले गए तो रमा ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जालपा को देने का निश्चय करके घर में गया।
जालपा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई, बुलावा आ गया। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी थी। हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे। गले में चंद्रहार, आईना सामने रखे हुए, कानों में झुमके पहन रही थी। रमा को देखकर बोली, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? हाथ मुंह तक नहीं धोया। दिन भर तो बाहर रहते ही हो, शाम सवेरे तो घर पर रहा करो। तुम नहीं रहते तो घर सूना सूना लगता है। मैं अभी सोच रही थी, मुझे मैके जाना पड़े तो मैं जाऊं या न जाऊं। मेरा जी तो वहां बिल्कुल भी नहीं लगेगा। रमानाथ, तुम तो कहीं जाने को तैयार बैठी हो। जालपा, सेठानी जी ने बुलाया भेजा है, दोपहर तक चली आऊंगी। रमा की दशा इस समय उस शिकारी की सी थी जो हिरनी को अपने शावकों के साथ किलोल करते देखकर तनी हुई बंदूक कंधों पर रख लेता है और वो वात्सल्य और प्रेम की क्रीड़ा देखकर उसी में तल्लीन हो जाता है। उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर जालपा ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मुझे नज़र मत लगा देना, मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूँ। रमा एक ही उड़ान में वास्तविक संसार से कल्पना और कवित्व के संसार में जा पहुंचा। ऐसे अवसर पर जब जालपा को रोम रोम आनंद से नाच रहा है, क्या वो अपना पत्र देकर उसकी सुखद कल्पनाओं को दलित कर देगा? वो कौन हृदयहीन व्याधा है जो चहकती हुई चिड़िया की गर्दन पर छुरी चला देगा? वो कौन अरसिक आदमी है जो किसी प्रभात हुस्न को तोड़कर पैरों से कुचल डालेगा? रमा इतना हृदयहीन, इतना अरसिक नहीं है। वो जालपा पर इतना बड़ा आघात नहीं कर सकता। उसके सिर कैसी ही विपत्ति क्यों न पड़ जाए, उसकी कितनी ही बदनामी क्यों न हो, उसका जीवन क्यों ही कुचल न दिया जाए, पर वो इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। उसने अनुरक्त होकर कहा, नज़र तो न लगाऊंगा, हाँ, हृदय से लगा लूंगा। इसी एक वाक्य में उसकी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं विसर्जित हो गईं। स्नेह संकोच की वेदी पर उसने अपने को भेंट कर दिया। इस अपमान के सामने जीवन के और सारे क्लेश तुच्छ थे। इस समय उसकी दशा उस बालक की सी थी जो घोड़े पर नश्तर की क्षणिक पीड़ा न सहकर उसके फटने, नासूर पड़ने, वर्षों खाट पर पड़े रहने और कदाचित प्राणांत हो जाने के भय को भी भूल जाता है। जालपा नीचे जाने लगी तो रमा ने कातर होकर उसे गले से लगा लिया और इस तरह भींच भींच कर उसे आलिंगन करने लगा, मानो ये सौभाग्य उसे फिर नहीं मिलेगा। कौन जानता है, यही उसका अंतिम आलिंगन हो। उसके करपाश मानो रेशम के सहस्त्रों तारों से संगठित होकर जालपा से चिमट गए थे, मानो कोई मरणासन कृपण अपने कोष को कुंजी मुट्ठी में बंद किए हो और प्रतिक्षण मुट्ठी कठोर पड़ती जाती हो। क्या मुट्ठी को बलपूर्वक खोल देने से ही उसके प्राण न निकल जाएंगे? सहसा जालपा बोली, मुझे कुछ रुपए तो दे दो, शायद वहां कुछ जरूरत पड़े। रमा ने चौंक कर कहा, रुपए? रुपए तो इस वक्त नहीं है। जालपा, हैं, मुझसे बहाना कर रहे हो। बस मुझे दे दो रुपए, और ज्यादा नहीं चाहती, बस 2 ही दे दो। ये कहकर उसने रमा की जेब में हाथ डाल दिया और कुछ पैसे के साथ वो पत्र भी निकाल लिया। रमा ने हाथ बढ़ाकर पत्र को जालपा से छीनने की चेष्टा करते हुए कहा, कागज मुझे दे दो, सरकारी कागज है। जालपा, किसका खत है, बता दो। जालपा ने तय किए हुए पुर्जे को खोलकर कहा, यह सरकारी कागज है, झूठे कहीं के, तुम्हारा ही लिखा हुआ तो है। रमानाथ, दे दो, क्यों परेशान करती हो मुझे। रमा ने फिर कागज छीन लेना चाहा, पर जालपा ने हाथ पीछे उधर कर कहा, मैं बिना पढ़े नहीं दूंगी। कह दिया, ज्यादा जिद करोगे तो फाड़ डालूंगी। रमानाथ, अच्छा बाबा, फाड़ डालो। जालपा, तब तो मैं जरूर पढ़ूंगी। उसने 2 कदम पीछे हटाकर फिर खत को खोला और पढ़ने लगी। रमा ने फिर उसके हाथ से कागज छीनने की कोशिश नहीं की। उसे जान पड़ा कि आसमान फट पड़ा है, मानो कोई भयंकर जंतु उसे निगलने के लिए बढ़ा चला रहा है। वो धड़ धड़ करता हुआ ऊपर से उतरा और घर के बाहर निकल गया। कहाँ अपना मुंह छिपा ले, कहाँ छिप जाए कि कोई उसे देख न सके। उसकी दशा वही थी जो किसी नंगे आदमी की होती है। वो सिर से पांव तक कपड़े पहने हुए भी आज नंगा था। आह, सारा पर्दा खुल गया, उसकी सारी कपट लीला खुल गई। जिन बातों को छिपाने में उसने इतने दिनों तक इतनी चेष्टा रखी हुई थी, जिनको गुप्त रखने के लिए उसने कौन कौन सी कठिनाइयां नहीं सही थीं, उन सबों ने आज मानो उसके मुंह पर कालिक पोत दी थी। वो अपनी दुर्गति अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। जालपा की सिसकियां, पिता की झिड़कियां, पड़ोसियों की कन्फूसियां सुनने की अपेक्षा वो मर जाना कहीं आसान समझता था। जब कोई संसार में ही नहीं रहेगा तो उसे इसकी क्या परवाह होगी।
कोई उसे क्या कह रहा है। हाय, केवल 300 रुपये के लिए उसका सर्वनाश हुआ जा रहा है। लेकिन ईश्वर की इच्छा है तो वो अब और कर भी क्या सकता है। प्रियजनों की नज़रों में फिरकर जिए तो क्या जिए। जालपा उसे कितना नीच, कितना कपटी, कितना धूर्त, कितना गपोड़िया समझ रही होगी। क्या वो अपना मुंह दिखा सकता है? क्या संसार में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो नए जीवन का सूत्रपात कर सके, जहाँ वो संसार से अलग थलग सबसे मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके, जहाँ वो इस तरह छिप जाए कि पुलिस उसका पता न पा सके। गंगा की गोद के सिवाय अब ऐसी जगह और कहाँ थी। अगर जीवित रहा तो 2 महीने में अवश्य ही पकड़ लिया जाएगा। उस समय उसकी क्या दशा होगी। वो हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहने अदालत में खड़ा होगा। सिपाहियों का एक दल उसके ऊपर सवार होगा। सारे शहर के लोग उसका तमाशा देखने जाएंगे। जालपा भी जाएगी, रतन भी जाएगी। उसके पिता, संबंधी, मित्र, अपने पराये सभी भिन्न भिन्न भावों से उसकी दुर्दशा का तमाशा देखेंगे। नहीं, वो अपनी मिट्टी यूं नहीं खराब करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इससे कहीं अच्छा है कि वो डूब मरे। मगर फिर ख्याल आया कि जालपा किसकी होकर रहेगी। हाय, मैं अपने साथ उसे भी ले डूबा। बाबूजी और अम्मा जी तो रो धोकर सब्र कर लेंगे, पर उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या वो छिपकर नहीं रह सकता? क्या शहर से दूर किसी छोटे से गांव में वो अज्ञातवास नहीं कर सकता? संभव है कभी जालपा को उस पर दया आए, उसके अपराधों को क्षमा कर दे। संभव है उसके पास धन भी हो जाए, पर यह असंभव है कि वो उसके सामने आंखें सीधी कर सके। न जाने इस समय उसकी क्या दशा होगी। शायद मेरे पत्र का आशय समझ गई हो, शायद परिस्थिति का उसे कुछ ज्ञान हो गया हो, शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखाया हो और दोनों घबराई हुई मुझे खोज रही हों। शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया हो। चारों तरफ मेरी तलाश हो रही होगी, कहीं कोई इधर भी न आता हो। कदाचित मौत को देखकर भी वो इस समय इतना भयभीत न होता जितना किसी परिचित को देखकर। आगे पीछे चौकन्नी आंखों से ताकता हुआ वो उसी जलती हुई धूप में चला जा रहा था। कुछ खबर न थी। किधर सहसा रेल की सीटी सुनकर वो चौंक पड़ा। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने खड़ी थी। उसे उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई, मानो उसमें बैठते ही वो सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। मगर जेब में रुपए न थे, उंगली में अंगूठी पहनी हुई थी। उसने कुलियों के जमादार को बुलाकर कहा, कहीं ये अंगूठी बिकवा सकते हो? 1 रुपया तुम्हें दूंगा। मुझे गाड़ी में जाना है। रुपए लेकर घर से चला था, पर मालूम होता है कि कहीं गिर गए हैं। फिर लौटकर जाने में गाड़ी नहीं मिलेगी और बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। जमादार ने उसे सिर से पांव तक देखा, अंगूठी ली और स्टेशन के अंदर चला गया। रमा टिकट घर के सामने टहलने लगा। आंखें उसकी ओर लगी हुई थीं। 10 मिनट गुजर गए और जमादार का कहीं पता नहीं। अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा? स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा। एक कुली से पूछा, जमादार का नाम क्या है? रमा ने जबान दांतों से काट ली। नाम तो पूछा ही नहीं, बतलाए क्या? इतने में गाड़ी ने सीटी दी। रमा अधीर हो उठा, समझ गया जमादार ने चरका दिया। बिना टिकट लिए ही गाड़ी में आ बैठा। मन में निश्चय कर लिया कि साफ कह दूंगा मेरे पास टिकट नहीं है। अगर उतरना भी पड़ा तो यहाँ से 10-5 कोस ही तो चलना है, चला जाऊंगा। गाड़ी चल दी। उस वक्त रमा को अपनी दशा पर रोना आ गया। हाय, न जाने उसे कभी लौटना नसीब होगा भी या नहीं। फिर ये सुख के दिन कहाँ मिलेंगे? ये दिन तो गए, हमेशा के लिए गए। इसी तरह सारी दुनिया से मुंह छिपाए वो एक दिन मर जाएगा। कोई उसकी लाश पर आंसू बहाने वाला भी न होगा। घर वाले भी रो धोकर चुप हो जाएंगे। केवल थोड़े से संकोच के कारण उसकी ये दशा हुई। उसने शुरू से ही जालपा से अपनी सच्ची हालत कह दी होती तो आज उसे मुंह पर कालिक लगाकर क्यों भागना पड़ता। मगर कहता कैसे? वो अपने को अभागिनी न समझने लगती। कुछ न सही, कुछ दिन तो उसने जालपा को सुखी रखा। उसकी लालसाओं की हत्या तो न होने दी। रमा के संतोष के लिए बस अब इतना ही काफ़ी था। अभी गाड़ी चले 10 मिनट भी न बीते होंगे। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और टिकट बाबू अंदर आए। रमा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक क्षण में वो उसके पास आ जाएगा। इतने आदमियों के सामने उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। उसका कलेजा धक धक करने लगा। ज्यों ज्यों टिकट बाबू उसके समीप आता था, उसकी नाड़ी की गति तीव्र होती जाती थी। आखिर बला सिर पर आ ही गई। टिकट बाबू ने पूछा, आपका टिकट? रमा ने जरा सावधान होकर कहा,
मेरा टिकट तो कुलियों के जमादार के पास ही रह गया। उसे टिकट लाने के लिए रुपए दिए थे, न जाने किधर निकल गया। टिकट बाबू को यकीन नहीं आया। बोले, मैं ये कुछ नहीं जानता, आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? रमानाथ, सफ़र तो बड़ी दूर का है, कलकत्ता तक जाना है। टिकट बाबू, आगे के स्टेशन पर टिकट ले लीजिएगा। रमानाथ, यही तो मुश्किल है। मेरे पास 50 का नोट था, खिड़की पर बड़ी भीड़ थी। मैंने नोट उस जमादार को टिकट लाने के लिए दिया, पर वो ऐसा गायब हुआ कि लौटा ही नहीं। शायद आप उसे पहचानते हों, लंबा लंबा चेचकरू आदमी है। टिकट बाबू, इस विषय में आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं, मगर बिना टिकट के आप नहीं जा सकते। रमा ने विनीत भाव से कहा, भाई साहब, आपसे क्या छिपाऊं, मेरे पास और रुपए नहीं हैं। आप जैसा मुनासिब समझें वैसा करें। टिकट बाबू, मुझे अफसोस है बाबू साहब, कायदे से मजबूर हूं मैं भी। कमरे के सारे मुसाफिर आपस में कानाफूसी करने लगे। तीसरा दर्जा था। अधिकांश मजदूर बैठे हुए थे जो मजूरी की टोह में पूरब जा रहे थे। वो एक बाबू जाति के प्राणी को इस भांति अपमानित होते देखकर आनंद पा रहे थे। शायद टिकट बाबू ने रमा को धक्का देकर उतार दिया होता तो और भी खुश होते। रमा को जीवन में कभी इतनी झेप न हुई थी। चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। अभी तो जीवन की इस नई यात्रा का आरंभ हुआ है, न जाने आगे क्या क्या होगा। उसे क्या क्या विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी, किस किस के हाथों धोखा खाना पड़ेगा। उसके जी में आया कि गाड़ी से यहीं पे कूद पड़ूं। इस छिछालेदार से तो मर जाना ही अच्छा है। उसकी आंखें भर आई। उसने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया और रोने लगा। सहसा एक बूढ़े आदमी ने, जो उसके पास ही बैठा हुआ था, पूछा, कलकत्ता में कहाँ जाओगे बाबूजी? रमा ने समझा वो गंवार मुझे बना रहा है। झुंझलाकर बोला, तुमसे मतलब, मैं कहीं भी जाऊंगा। बूढ़े ने इस अपेक्षा पर कुछ भी ध्यान न दिया। बोला, मैं भी वहीं चलूंगा, हमारा तुम्हारा साथ हो जाएगा। फिर धीरे से बोला, किराए के रुपए मुझसे ले लो, वहां दे देना। अब रमा ने उसकी ओर ध्यान से देखा। कोई 60-70 साल का बूढ़ा घुला हुआ आदमी था। मांस तो क्या, हड्डियां तक फूल गई थी। मूंछ और सिर के बाल मुले हुए थे। एक छोटी सी बच्ची के सिवाय उसके पास कोई भी नहीं था। रमा को अपनी ओर ताकते देखकर वो फिर बोला, आप हावड़े ही उतरेंगे या कहीं और जाएंगे? रमा ने एहसान के भार से दबकर कहा, बाबा, आगे मैं उतर पड़ूंगा, रुपए का कोई बंदोबस्त करके फिर जाऊंगा। बूढ़ा, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैं भी तो वहीं चल रहा हूँ, जब चाहे दे देना। क्या मेरे 10-5 रुपए लेकर भाग जाओगे? कहाँ घर है तुम्हारा? रमानाथ, यहीं प्रयाग में ही रहता हूँ। बूढ़े ने भक्ति के भाव से कहा, मान्य है प्रयाग, धन्य है। मैं भी त्रिवेणी का स्नान करके आ रहा हूँ। सचमुच देवताओं की पुरी है। तो क्या रुपए निकालूं? रमा ने सकुचाते हुए कहा, मैं चलते ही चलते रुपया न दे सकूंगा, ये समझ लो। बूढ़े ने सरल भाव से कहा, अरे बाबूजी, मेरे 10-5 रुपए लेकर तुम भाग थोड़े ही जाओगे। मैंने तो देखा प्रयाग के पंडे यात्रियों को बिना लिखाए पढ़ाए रुपए दे देते हैं। 10 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा? रमा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, इतने बहुत होंगे। टिकट बाबू को किराया देकर रमा सोचने लगा, ये बूढ़ा कितना सरल, कितना परोपकारी, कितना निष्कपट जीव है। जो लोग सभ्य कहलाते हैं, उनमें कितने आदमी ऐसे निकलेंगे जो बिना जान पहचान किसी यात्री को उबार लें। गाड़ी के और मुसाफिर भी बूढ़े को श्रद्धा की नज़रों से देखने लगे। रमा को बूढ़े की बातों से मालूम हुआ कि वो जाति का खटीक है। कलकत्ता में उसकी शाक भाजी की दुकान है। रहने वाला तो बिहार का है, पर 40 साल से कलकत्ता में ही रोजगार कर रहा है। देवी दीन नाम है। बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी। बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटा जा रहा है। रमा ने आश्चर्य से पूछा, तुम बद्रीनाथ की यात्रा कर आए? वहां तो पहाड़ों की बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ हैं। देवी दीन, भगवान की दया होती है तो सब कुछ हो जाता है बाबूजी, उनकी दया चाहिए बस। रमानाथ, तुम्हारे बाल बच्चे तो कलकत्ता में ही होंगे? देवी दीन ने रूखी हंसी हंसकर कहा, बाल बच्चे तो सब भगवान के घर गए। 4 बेटे थे, 2 का ब्याह हो गया था, सब चल दिए। मैं बैठा हुआ हूँ। मुझी से तो सब पैदा हुए थे। अपने बोए हुए बीज को किसान ही तो काटता है। ये कहकर वो फिर हंसा। जरा देर बाद बोला, बुढ़िया अभी जीती है। देखिए हम दोनों ने पहले कौन चलता है। वो कहती है पहले मैं जाऊंगी, मैं कहता हूँ कि मैं जाऊंगा। देखो किसकी टेक रहती है। बन पड़ा तो तुम्हें दिखाऊंगा। अब भी गहने पहनती है।
सोने की बालियां और सोने की हंसली पहने दुकान पर बैठी रहती है। जब कहा कि चल तीर्थ कराएं तो बोली, तुम्हारे तीर्थ के लिए क्या दुकान मिट्टी में मिला दूं? ये है जिंदगी का हाल। आज मरे कि कल मरे, मगर दुकान नहीं छोड़ेगी। ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई रोने वाला ना कोई हंसने वाला, मगर माया बनी हुई है। अब भी एक न एक गहना बनवाती ही रहती है। न जाने कब उसका पेट भरेगा। सब घरों का यही हाल है। जहाँ देखो हाय गहने हाय गहने। गहने के पीछे जान दे दे। घर के आदमियों को भूखा मारती हैं। घर की चीज़ें बेचें और कहाँ तक कहूँ अपनी आबरू तक बेच दें। छोटे बड़े अमीर गरीब सबको यही रोग लगा हुआ है। कलकत्ता में कहाँ काम करते हो भैया तुम? रमानाथ, अभी तो जा रहा हूँ, देखूँ कोई नौकरी चौकरी मिलती है तो। देवीदीन, तो फिर मेरे ही घर ठहरना। 2 कोठरियाँ हैं, सामने दालान है, एक कोठरी ऊपर है। आज बेचूँ तो 10,000 मिले। एक कोठरी मैं तुम्हें दे दूँगा। जब कहीं काम मिल जाए तो अपना घर ले लेना। 50 साल हुए घर से भागकर हावड़े गया था, तब से सुख भी देखे दुख भी देखे। अब मना रहा हूँ, भगवान ले चलो। हाँ, बुढ़िया को अमर कर दो, नहीं तो उसकी दुकान कौन लेगा, घर कौन लेगा और गहने कौन लेगा। ये कहकर देवीदीन फिर हंसा। वो इतना हंसोड़ इतना प्रसन्नचित्त था कि रमा को आश्चर्य हो रहा था। बेबात ही बात पर हंसता था। जिस बात पर और लोग रोते हैं उस पर उसे हंसी आती थी। किसी जवान को भी रमा ने यूं हंसते हुए न देखा था। इतनी ही देर में उसने अपनी सारी जीवन कथा कह सुनाई। कितने ही लतीफ़े याद थे उसे। मालूम होता था रमा से वर्षों की मुलाकात है। रमा को भी अपने विषय में एक मनगढ़ंत कहानी कहनी पड़ी। देवीदीन, तो तुम भी घर से भाग आए हो? समझ गया, घर में झगड़ा हुआ होगा। बहू कहती होगी मेरे पास गहने नहीं हैं, मेरा नसीब जल गया। सास बहू में पटती नहीं होगी। उनका कलह सुन सुन के जी और खट्टा हो गया होगा तुम्हारा। रमानाथ, हाँ बाबा, बात यही है, तुम कैसे जान पाए? देवीदीन हंसकर बोला, ये बड़ा भारी काम है भैया। इस तेली की खोपड़ी पर जगाया जाता है। अभी लड़के वाले तो हैं नहीं ना? रमानाथ, नहीं, अभी तो नहीं है। देवीदीन, छोटे भाई भी होंगे? रमा चकित होकर बोला, हाँ दादा, ठीक कहते हो, तुमने कैसे जाना? देवीदीन फिर ठहाका मारकर हंसा और बोला, ये सब कर्मों का खेल है, ससुराल धनी होगी, क्यों? रमानाथ, हाँ दादा, है तो। देवीदीन, मगर हिम्मत न होगी। रमानाथ, बहुत ठीक कहते हो दादा, बड़े कम हिम्मत हैं। जब से विवाह हुआ अपनी लड़की तक को तो बुलाया नहीं। देवीदीन, समझ गया भैया, यही दुनिया का दस्तूर है। बेटे के लिए कहे चोरी करें, भीख मांगे, बेटी के लिए घर में कुछ है ही नहीं। 3 दिन से रमा को नींद नहीं आई थी। दिन भर रुपए के लिए मारा मारा फिरता, रात भर चिंता में पड़ा रहता। इस वक्त बातें करते करते उसे नींद आ गई। गर्दन झुकाकर वो झपकी लेने लगा। देवीदीन ने तुरंत अपनी गठरी खोली, उसमें से एक दरी निकाली और तख्त पर बिछाकर बोला, तुम यहाँ आकर लेट जाओ भैया, मैं तुम्हारी जगह पर बैठ जाता हूँ। रमेश लेटा रहा। देवीदीन बार बार उसे स्नेह भरी आंखों से देखता था, मानो उसका पुत्र कहीं परदेश से लौट आया हो। जब रमा कोठे से धम धम नीचे उतर रहा था, उस वक्त जालपा को इसकी जरा भी शंका न हुई थी कि वो घर से भागा जा रहा है। पत्र तो उसने पढ़ ही लिया था। जी ऐसा झुंझला रहा था कि चलकर रमा को खूब खरी खरी सुनाऊं, मुझसे ये छल कपट। पर एक ही क्षण में उसके भाव बदल गए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है सरकारी रुपए खर्च कर डाले हों? यही बात है, रतन के रुपए सराफ को दिए होंगे। उस दिन रतन को देने के लिए शायद वो सरकारी रुपए उठा लाए थे। ये सोचकर उसे फिर क्रोध आ गया। ये मुझसे इतना पर्दा क्यों करते हैं? क्या मुझसे बढ़ चढ़ कर बातें करते थे? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि संसार में अमीर गरीब दोनों ही होते हैं? क्या सभी स्त्रियां गहनों से लदी रहती हैं? गहने न पहनना क्या कोई पाप है? जब और ज़रूरी कामों से रुपए बचते हैं तो गहने भी बन जाते हैं। पेट और तन काट कर चोरी या बेईमानी करके तो गहने नहीं पहने जाते। क्या उन्होंने मुझे ऐसी गई गुजरी समझ लिया? उसने सोचा रमा अपने कमरे में होगा, चलकर पूछूं कि कौन से गहने चाहते हैं। परिस्थिति की भयंकरता का अनुमान करके क्रोध की जगह उसके मन में भय का संचार हुआ। वो बड़ी तेज़ी से नीचे उतर के, उसे विश्वास था कि वो नीचे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे होंगे। जब वो कमरे में आई तो उनका पता ही न था। साइकिल रखी हुई थी। तुरंत दरवाजे से झांका।
सड़क पर भी नहीं। कहाँ चले गए? लड़के दोनों पढ़ने गए थे। किसको भेजे कि जाकर उन्हें बुला लाए? उसके हृदय में एक अज्ञात संशय अंतरित हुआ। फौरन ऊपर गई, गले का हार और हाथ का कंगन उतारकर रुमाल में बांधा, फिर नीचे उतरी। सड़क पर आकर एक तांगा लिया और कोचवान से बोली, चुंगी कचहरी चलो। वो पछता रही थी कि मैं इतनी देर बैठी क्यों रही, क्यों न गहने उतार कर तुरंत दे दिए। रास्ते में वो दोनों तरफ बड़े ध्यान से देखते जाती थी। क्या इतनी जल्दी इतनी दूर निकल आए? शायद देर हो जाने के कारण वो भी आज तांगे ही पर गए हैं, नहीं तो अब तक तो ज़रूर मिल गए होते। तांगे वाले से बोली, क्यों जी, अभी तुमने किसी बाबूजी को तांगे पर जाते देखा? तांगे वाले ने कहा, हाँ माई जी, एक बाबू अभी इधर ही से गए हैं। जालपा को कुछ ढाढ़स हुआ। रमा के पहुँचते पहुँचते वो भी पहुँच जाएगी। कोचवान से बार बार घोड़ा तेज करने को कहती थी। जब वो दफ्तर पहुँची तो 11 बज गए थे। कचहरी में सैकड़ों आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे। किससे पूछे, न जाने वो कहाँ बैठते हैं। सहसा एक चपरासी दिखलाई दिया। जालपा ने उसे बुलाकर कहा, सुनो जी, ज़रा बाबू रामनाथ को तो बुला लाओ। चपरासी बोला, उन्हीं को तो बुलाने जा रहा हूँ, बड़े बाबू ने भेजा है। आप क्या उनके घर से आई हैं? जालपा, हाँ, मैं तो घर से ही आ रही हूँ, अभी 10 मिनट हुए वो घर से चले हैं। चपरासी, यहाँ तो नहीं आए अभी तक। जालपा बड़े असमंजस में पड़ी। वो यहाँ भी नहीं आए, रास्ते में भी नहीं मिले, तो फिर गए कहाँ? उसका दिल बांसों उछलने लगा, आंखें भर भर आने लगी। वहाँ बड़े बाबू के सिवाय वो और किसी को नहीं जानती थी। उनसे बोलने का अवसर कभी न पड़ा था, पर इस समय उनका संकोच गायब हो गया था। भय के सामने मन को और सभी भाव दब जाते हैं। चपरासी से बोली, ज़रा बड़े बाबू से कह दो। नहीं, चलो मैं ही चलती हूँ, बड़े बाबू से कुछ बातें करनी है मुझे। जालपा का ठाट बाट और रंग ढंग देखकर चपरासी रौब में आ गया। उल्टे पांव बड़े बाबू के कमरे की ओर चला। जालपा उसके पीछे पीछे हो ली। बड़े बाबू खबर पाते ही तुरंत बाहर निकल आए। जालपा ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, क्षमा कीजिए, आपको कष्ट हुआ, बस 15-20 मिनट हुए घर से चले। क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? रमेश, अच्छा, आप मिसेस रमानाथ हैं? अभी तो यहाँ नहीं आए, मगर दफ्तर के वक्त सैर सपाटे करने की तो उसकी आदत नहीं थी। जालपा ने चपरासी की ओर ताकते हुए कहा, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। रमेश, तो चलो अंदर बैठो, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? मुझे आश्चर्य है कि वो गए कहाँ, कहीं बैठे शतरंज खेल रहे होंगे। जालपा, नहीं बाबूजी, मुझे ऐसा भय हो रहा है कि वो कहीं और न चले गए हों। अभी 10 मिनट हुए, उन्होंने मेरे नाम एक पुर्जा लिखा था। जेब से टटोलकर उसने पुर्जा निकाला। जी हाँ, देखिए ये पुर्जा मौजूद है। आप उन पर कृपा करते हैं तो कोई पर्दा नहीं। उनके जिम्मे कुछ सरकारी रुपए तो नहीं निकलते? रमेश ने चकित होकर कहा, क्यों, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? जालपा, कुछ नहीं, इस विषय में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। रमेश, कुछ समझ में नहीं आता। आज उन्हें 300 रुपये जमा करने हैं। परसों की आमदनी उन्होंने जमा की ही नहीं। नोट थे, जेब में डालकर चल दिए। बाजार में किसी ने नोट निकाल लिए। किसी और देवी की पूजा तो नहीं करते कहीं? जालपा का मुख लज्जा से नत हो गया। बोली, अगर ये ऐब होता तो आप भी उस इल्ज़ाम से न बचते। जेब से किसी ने निकाल लिए होंगे, मारे शर्म के मुझसे कहा नहीं होगा। मुझसे ज़रा भी कहा होता तो तुरंत रुपए निकाल कर दे देती। इसमें बात ही क्या थी? रमेश बाबू ने अविश्वास के भाव से कहा, क्या घर में रुपए हैं? जालपा ने निशंक होकर कहा, 300 चाहिए ना, मैं अभी लिए आती हूँ। रमेश, अगर वो घर पर आ गए हों तो भेज देना। जालपा आकर तांगे पर बैठी और कोचवान से चौक चलने को कहा। उसने अपना हार बेच डालने का निश्चय कर लिया। यूँ उसकी कई सहेलियाँ थीं जिनसे उसे रुपए मिल सकते थे। स्त्रियों में बड़ा स्नेह होता है। पुरुषों की भांति उनकी मित्रता केवल पान तक ही सीमित नहीं हो जाती है, मगर अवसर नहीं था। सर्राफ में पहुंचकर वो सोचने लगी कि किस दुकान पर जाऊं। भय हो रहा था कहीं ठगी न जाऊं। इस सिरे से उस सिरे तक चक्कर लगा आई, किसी दुकान पर जाने की हिम्मत न पड़ी। उधार वक्त भी निकलता जा रहा था। आखिर एक दुकान पर बूढ़े सर्राफ को देखकर उसका संकोच कुछ कम हुआ। सर्राफ बड़ा घाघ था। जालपा की झिझक और हिचक देखकर समझ गया, अच्छा शिकार फंसा है। जालपा ने हार दिखाकर कहा, आप इसे ले सकते हैं।
सराफ ने हार को इधर उधर देखकर कहा, मुझे 4 पैसे की गुंजाइश होगी तो क्यों नहीं लूँगा, माल चोखा नहीं है। जालपा, तुम्हें लेना है इसलिए माल चोखा नहीं है, बेचना होता तो चोखा होता। कितने में लोगे? सराफ, आप ही कह दीजिए। सराफ ने 350 दाम लगाए और बढ़ते बढ़ते 400 तक पहुंचा। जालपा को देर हो रही थी, रुपए लिए और चल खड़ी हुई। जिस हार को उसने इतने चाव से खरीदा था, जिसकी लालसा उसे बाल्यकाल में ही उत्पन्न हो गई थी, उसे आज आधे दामों में बेचकर उसे ज़रा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि गर्वमय हर्ष का अनुभव हो रहा था। जिस वक्त रमा को मालूम होगा कि उसने रुपए दे दिए हैं, उन्हें कितना आनंद होगा। कहीं दफ्तर पहुंच गए हों तो बड़ा मज़ा हो जाए, सोचती हुई वो फिर दफ्तर पहुंची। रमेश बाबू उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ, घर पर मिले? जालपा, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? घर तो नहीं गए। ये कहते हुए उसने नोटों का पुलिंदा रमेश बाबू की तरफ बढ़ा दिया। रमेश बाबू नोटों को गिनकर बोले, ठीक है, मगर वो अब तक कहाँ है? अगर ना आना था तो एक खत लिख देते। मैं तो बड़े संकट में पड़ गया, तुम बड़े वक्त से आ गई। इस वक्त तुम्हारी सूझबूझ देखकर जी खुश हो गया। यही तो सच्ची देवियों का धर्म है। जालपा फिर तांगे पर बैठकर घर चली तो उसे मालूम हो रहा था कि मैं कुछ ऊंची हो गई हूँ। शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ रही थी। उसे विश्वास था कि वो आकर चिंतित बैठे होंगे। वो जाकर पहले उन्हें खूब आड़े हाथों लेगी और खूब लज्जित करने के बाद ये हाल कहेगी। लेकिन जब घर में पहुंची तो रमानाथ का कहीं पता नहीं था। जागेश्वरी ने पूछा, कहाँ चली गई थी तुम इस धूप में? जालपा, एक काम से चली गई थी। आज उन्होंने भोजन नहीं किया, न जाने कहाँ चले गए हैं। जागेश्वरी, दफ्तर गया होगा। जालपा, नहीं, दफ्तर नहीं गए, वहाँ से एक चपरासी पूछने आया था। ये कहती हुई वो ऊपर चली गई। बचे हुए रुपए संदूक में रखे और पंखा झलने लगी। मारे गर्मी के देह फूकी जा रही थी, लेकिन कान द्वार की ओर लगे थे। अभी तक उसे इसकी जरा भी शंका नहीं थी कि रमा ने विदेश की राह ले ली है। 4 बजे तक तो जालपा को विशेष चिंता नहीं हुई, लेकिन ज्यों-ज्यों दिन ढलने लगा उसकी चिंता बढ़ने लगी। आखिर वो सबसे ऊंची छत पर चढ़ गई। हालांकि उसके जीर्ण होने के कारण कोई ऊपर नहीं आता था और वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन रमा किसी तरफ से आता हुआ दिखाई नहीं दिया। जब संध्या हो गई और रमा घर नहीं आया तो जालपा का जी घबराने लगा। कहाँ चले गए? वो दफ्तर से घर आए बिना कहीं नहीं जाते थे। अगर किसी मित्र के घर होते तो क्या अब तक लौटते नहीं? मालूम नहीं जेब में कुछ है भी या नहीं। बेचारे दिन भर से न मालूम कहाँ भटक रहे होंगे। वो फिर पछताने लगी कि उनका पत्र पढ़ते ही उसने क्यों नहीं हार निकाल कर दे दिया। क्यों दुविधा में पड़ गई। बेचारे शर्म के मारे घर नहीं आते होंगे। कहाँ जाए, किससे पूछे? चिराग जल गए तो उससे ना रहा गया। सोचा शायद रतन से कुछ पता चले। उसके बंगले पर गई तो मालूम हुआ कि आज तो वो उधर आए ही नहीं। जालपा ने उन सभी पार्कों और मैदानों को छान डाला जहाँ रमा के साथ वो बहुधा घूमने आया करती थी, और 9 बजते बजते निराश लौट आई। अब तक उसने अपने आंसुओं को रोका था, लेकिन घर में कदम रखते ही जब उसे मालूम हो गया कि अब तक वो नहीं आए तो वो हताश होकर बैठ गई। उसकी ये शंका अब दृढ़ हो गई थी कि वो ज़रूर कहीं चले गए हैं। फिर भी कुछ आशा थी कि शायद मेरे पीछे आए हों और फिर चले गए हों। जाकर जागेश्वरी से पूछा, वो घर आए थे क्या अम्मा जी? जागेश्वरी, यार दोस्तों में बैठे कहीं गपशप कर रहे होंगे। घर तो सराय है, 10 बजे घर से निकलते थे, अभी तक पता नहीं। जालपा, दफ्तर से घर आकर तब वो कहीं जाते थे, आज तो आए नहीं। कहिए तो गोपी बाबू को भेज दूं, जाकर देखे कहाँ रह गए। जागेश्वरी, लड़के इस वक्त कहाँ देखने जाएंगे, उनका क्या ठीक है। थोड़ी देर और देख लो, फिर खाना उठाकर रख देना, कोई कहाँ तक इंतज़ार करे। जालपा ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। दफ्तर की कोई बात उनसे ना कही। जागेश्वरी सुनकर घबरा जाती और उसी वक्त रोना पीटना मच जाता। वो ऊपर जाकर लेट गई और अपने भाग्य पर रोने लगी। रह रहकर उसका चित्त ऐसे विकल होने लगा मानो कलेजे में शूल उठ रहा हो। बार बार सोचती, अगर रात भर नहीं आए तो कल क्या करना होगा। जब तक कुछ पता न चले कि वो किधर गए तब तक कोई उपाय तो नहीं। आज उसके मन में पहली बार स्वीकार किया कि ये सब उसी की करनी का फल है। ये सच है कि उसने कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से मना भी तो नहीं किया। अगर गहने चोरी जाने के बाद इतनी अधीर न हो गई होती तो आज ये दिन क्यों आता।
मन की इस दुर्बल अवस्था में जालपा अपने भार से अधिक भाग से अपने ऊपर लेने लगी। वो जानती थी रमा रिश्वत लेता है, नोच खसोट कर रुपए लाता है, फिर भी कभी उसने मना नहीं किया। उसने खुद क्यों अपनी कमली के बाहर पांव बुलाया? क्यों उसे रोज़ सैर सपाटे की सूझती थी? उसने उपहारों को ले लेकर वो क्यों फूली न समाती थी? इस जिम्मेदारी को भी वो इस वक्त जालपा अपने ही ऊपर ले रही थी। रमानाथ ने प्रेम के वश होकर उसे प्रसन्न करने के लिए ही तो सब कुछ किया था। युवकों का यही स्वभाव है। फिर उसने उनकी रक्षा के लिए क्या किया? क्यों उसे ये समझ न आई कि आमदनी से ज़्यादा खर्च करने का दंड एक दिन भोगना पड़ेगा? अब उसे ऐसी कितनी ही बातें याद आ रही थीं जिनसे उसे रमा के मन की विकलता का परिचय मिल रहा था, पर उसने कभी उन बातों की ओर पहले ध्यान नहीं दिया था। जालपा इन्हीं चिंताओं में डूबी हुई न जाने कब तक बैठी रही। जब चौकीदारों की सीटियों की आवाज़ उसके कानों में आई तो वह नीचे जाकर जोगेश्वरी से बोली, वो तो अब तक नहीं आए, आप चलकर भोजन कर लीजिए। जागेश्वरी बैठे बैठे झपकियां ले रही थी। चौंक कर बोली, कहाँ चले गए? जालपा, पता नहीं, वो तो अब तक नहीं आए। जागेश्वरी, अब तक नहीं आए? आधी रात तो हो गई होगी। जाते वक्त तुमसे कुछ कहा भी था? जालपा, कुछ नहीं कहा। जोगेश्वरी, तुमने तो कुछ नहीं कहा उससे? जालपा, मैं भला क्या कहती? जागेश्वरी, तो मैं लाला जी को जगाऊं? जालपा, इस वक्त जगाकर क्या कीजिएगा? आप चलकर कुछ खा लीजिए ना। जागेश्वरी, मुझसे अब कुछ नहीं खाया जाएगा। ऐसा मनमौजी लड़का है कि कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ जाकर बैठ गया है। कम से कम कहला तो देता कि मैं इस वक्त नहीं आऊँगा। जागेश्वरी फिर लेट गई, मगर जालपा उसी तरह बैठी रही, यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई। पहाड़ सी रात जिसका एक एक पल एक एक वर्ष के समान कट रहा था। एक सप्ताह हो गया। रमा का कहीं पता नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बेचारे रमेश बाबू दिन में कई कई बार आकर पूछ जाते हैं। तरह तरह के अनुमान हो रहे हैं। केवल इतना ही पता चलता है कि रमानाथ 11 बजे रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। मुंशी दयानाथ का ख्याल है, यद्यपि वो इसे स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते, कि रमा ने आत्महत्या कर ली। ऐसी दशा में तो यही होता है। इसकी कई मिसालें उन्होंने खुद आंखों से देखी हैं। सास और ससुर दोनों ही जालपा पर सारा इल्ज़ाम थोप रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि इसी के कारण उसके प्राण गए। इसने उसके नाकों में दम कर दिया। पूछो, थोड़ी सी तो आपकी आमदनी, फिर तुम्हें रोज़ सैर सपाटे और दावत तवाज़ों की क्या सूझती थी? जालपा पर किसी को दया नहीं आती, कोई उसके आंसू नहीं पोंछता। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सद्बुद्धि की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुंशी दयानाथ की आंखों में उस कृत्य का कोई मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी लेकर दौड़ने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। एक दिन दयानाथ वाचनालय से लौटे तो मुंह लटका हुआ था। एक तो उनकी सूरत यूं ही मुहर्रमी थी, उस पर मुंह लटका लेते थे तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि इनका मिजाज बिगड़ा हुआ है। जागेश्वरी ने पूछा, क्या है, किसी से कहीं बहस हो गई क्या? दयानाथ, नहीं जी, इन तकाज़ों के मारे हैरान हो गया। जिधर जाओ उधर लोग नौशने दौड़ते हैं। न जाने कितना कर्ज ले रखा है। आज तो मैंने साफ कह दिया कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी का देनदार नहीं हूँ, जाकर मेम साहब से मांगो। इसी वक्त जालपा आ पड़ी। ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। इन 7 दिनों में उसकी सूरत ऐसी बदल गई थी कि पहचानी नहीं जाती थी। रोते रोते आंखें सूज आई थीं। ससुर के ये कठोर शब्द सुनकर तिलमिला उठी। बोली, जी हाँ, आप उन्हें सीधे मेरे पास भेज दीजिए। मैं उन्हें या तो समझा दूंगी या उनके दाम चुका दूंगी। दयानाथ ने तीखे होकर कहा, क्या दे दोगी तुम? हजारों का हिसाब है, 700 तो एक ही सराफ के हैं। अभी के पैसे दिए हैं तुमने? जालपा, उसके गहने मौजूद हैं, केवल 2-4 बार पहने गए हैं। वो आए तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसकी चीज़ें वापस कर दूंगी। बहुत होगा 10-5 रुपये तावान के ले लेगा। ये कहती हुई वो ऊपर जा ही रही थी कि रतन आ गई और उसे गले से लगाती हुई बोली, क्या अब तक कुछ भी पता नहीं चला? जालपा को इन शब्दों में स्नेह और सहानुभूति का एक सागर सा उमड़ता हुआ जान पड़ा। ये गैर होकर इतनी चिंतित है और यहाँ अपने ही सास और ससुर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इन अपनों से गैर ही अच्छे हैं। आंखों में आंसू भरकर बोली, अभी तो कुछ पता नहीं चला बहन। रतन, ये बात क्या हुई? कुछ तुमसे तो कहा सुनी नहीं हुई? जालपा, जरा भी नहीं, कसम खाती हूँ।
उन्होंने नोटों के खो जाने का मुझसे जिक्र ही नहीं किया। अगर इशारा भी कर देते तो मैं रुपए दे देती। जब वो दोपहर तक नहीं आए और मैं खोजती हुई दफ्तर गई, तब मुझे मालूम हुआ कि कुछ नोट खो गए हैं। उसी वक्त जाकर मैंने रुपए जमा कर दिए। रतन, मैं तो समझती हूँ किसी से आंखें लड़ गई। 10-5 दिन में आप पता लग जाएगा। ये बात सच न निकले तो जो हो वो कह दूँ। जालपा ने हकबकाकर पूछा, क्या तुमने कुछ सुना था? रतन, नहीं, सुना तो नहीं, पर मेरा अनुमान है। जालपा, नहीं रतन, मैं इस पर ज़रा भी विश्वास नहीं करती। ये बुराई तो उनमें है ही नहीं, और चाहे जितनी भी बुराइयां हों, मुझे उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। रतन ने हंसकर कहा, इस कला में ये लोग निपुण होते हैं, तुम बेचारी क्या जानो। जालपा दृढ़ता से बोली, अगर वो इस कला में निपुण होते हैं तो हम भी हृदय को परखने में कम निपुण नहीं होती। मैं इसे नहीं मान सकती। अगर वो मेरे स्वामी थे तो मैं भी उनकी स्वामिनी थी। रतन, अच्छा चलो, कहीं घूमने चलती हो? चलो तुम्हें कहीं घुमा लाऊं। जालपा, नहीं, इस वक्त तो मुझे फुर्सत नहीं है। फिर घर वालों के तो यूं ही प्राण लेने पर तुले हुए हैं, तब तो जीता ही नहीं छोड़ेंगे। कहाँ जाने का विचार है तुम्हारा? रतन, कहीं नहीं, ज़रा बाजार तक जाना था। जालपा, क्या लेना है? रतन, जौहरियों की दुकान पर 1-2 चीज़ देखूंगी। बस मैं तुम्हारे जैसा कंगन चाहती हूँ। बाबूजी ने भी कई महीने के बाद रुपए लौटा दिए। अब खुद तलाश करूंगी। जालपा, मेरे कंगन में ऐसे कौन से रूप लगे हैं? बाजार में उससे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। रतन, मैं तो उसी नमूने का चाहती हूँ। जालपा, उस नमूने का तो बना बनाया मुश्किल से मिलेगा, और बनवाने में महीनों का झंझट है। अगर सब्र ना आता हो तो मेरा ही कंगन ले लो, मैं फिर बनवा लूँगी। नहीं, रतन ने उछलकर कहा, वाह, तुम अपना कंगन दे दो तो क्या कहना है, मूसलों ढोल बजाऊं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं। अगर कहानियाँ आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही इसे अपने दोस्तों और जानकारों में खूब सारा शेयर कीजिए, ताकि और कई लोगों तक ये चैनल पहुँच सके और वो भी हमारे इस साहित्य की इन बूंदों का लुत्फ़ उठा सकें। दोस्तों, हिंदी साहित्य कहने को तो छोटा सा नाम है, लेकिन इसमें इतनी कहानियाँ, इतने उपन्यास, इतने लेख भरे हुए हैं जिन्हें जन जन तक पहुँचाना मैं अपना काम समझती हूँ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग मेरे इस चैनल का सहयोग ज़रूर करेंगे। साथ ही अगर इसमें कुछ भी तरीके के सुधार आप चाहें या कोई बदलाव आप चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे खुशी होगी वो सब बदलाव करने में। तो दोस्तों, जल्द ही आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।